लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमने जो क्लर्क परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस सीरीज चलाई है एचपीएसएससी द्वारा, जो पोस्ट कोड 839 और 887 के लिए डीसी ऑफिस के लिए जो पद हैं, आप जानते हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया 839 और 887 डीसी ऑफिस सिरमौर और डीसी ऑफिस चंबा के लिए, उनके लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा आपको जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं जो हमारे पास क्लासेस में रहता है। अभी जो है हम बेसिक से एडवांस की ओर चले हुए हैं, तो बेसिक हम जो है पढ़ेंगे, इसमें एडवांस भी आपको जो है बताया जाएगा, क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर सीरीज हमारी चली हुई है, फुल डिटेल वाइज क्लासेस भी हम जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और क्विक रिवीजन इसमें आपका रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की जो है वो पैसे की डिमांड नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री की क्लासेस आपके लिए रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर जो है 100% गारंटी देता हूं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आपको डिस्कस करवाए जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ नहीं करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ है? ऑप्शन 1956 के दौरान, 1936 के दौरान, 1963 या 1965 जो आपके पास भाखड़ा नांगल बांध था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, 1963 यानी कि 1963 में आपके पास जो भाखड़ा नंगल डैम था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। याद रखना, आपको काफी ज्यादा महत्व यहाँ पे रहता है भाखड़ा नंगल बांध का, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? आपको बताना है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो फीड करता है पब्बर नदी को। ठीक है, चंद्रा हिमनद, भागा हिमनद, बादल हिमनद या फिर चंद्रानाहन हिमनद। So the right answer is option D, चंद्रनाहन हिमनद। ठीक है, पब्बर नदी आपको याद रखना है, जो चंद्रनाहन हिमनद है, चंद्रनाहन ग्लेशियर है, वो फीड करता है पब्बर नदी को, वो पानी देता है ये ग्लेशियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी कि वैली ऑफ शेडो से प्रसिद्ध है? पिन पार्वती, रोहतांग, चोबिया या फिर कुंजुम। So the right answer is option A, पिन पार्वती। पिन पार्वती दर्रा जो है वो छाया की घाटी यानी कि वैली ऑफ शैडो से प्रसिद्ध है। जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला है, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहां पर थी? जो ओरिजिनल सीट थी सुशर्मा परिवार की वो कहां थी? कुल्लू में, द्वारका में, अर्की में या फिर मुल्तान में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, मुल्तान में, याद रखना आपको। अगला है, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? साहो में, 84 क्षेत्र में, ज्वालामुखी में या फिर जम्मू में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ज्वालामुखी में। जो उमेद सिंह थे चंबा के राजा, उन्होंने जब राजगद्दी का परित्याग किया था तो उनकी मृत्यु ज्वालामुखी में जाकर हुई थी। अगला प्रश्न है, बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? नारायण सिंह, शमशेर सिंह, पदम सिंह या फिर वीरभद्र सिंह? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पदम सिंह। पदम सिंह जो थे वो बुशहर राज्य के अंतिम राजा थे। अगला है, जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था? जब जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कुल्लू आए थे तो जो कुल्लू का राजा था वो कौन था? सिद्ध सिंह, मान सिंह, राय सिंह या जय सिंह? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राय सिंह। ठीक है, राय सिंह जो थे उस टाइम कुल्लू के राजा थे। अगला है, रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? करम प्रकाश ने, पद्म प्रकाश ने, अखंड प्रकाश ने या वीर प्रकाश ने? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, रवीनगढ़ के किले का निर्माण जो था वो वीर प्रकाश ने किया था। इस तरह के प्रश्न इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न समझ आया, आपको पढ़ना कहां से है टॉपिक से। जी, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बट इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अगला है, लॉर्ड कैनिंग शिमला किस वर्ष गए थे? 1858 में, 1859 में, 1860 में या 1861 में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1860 में। 1860 में जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ने शिमला विजिट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी। जो शिमला की सिसिल होटल है वो किसके नाम से जानी जाती थी? ओबरे होटल के नाम से, हिल्टन होटल से, फेल्टेस होटल से या क्लार्क होटल से? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी,
फेरेटिस होटल से, ठीक है, फेरेटिस होटल से के नाम से जो था वो सिसिल होटल जो है वो जाना जाता था पहले। अगला है 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? सिरमौर, हमीरपुर, मंडी या चंबा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंबा। चंबा के भरमौर में जो है वो 84 मंदिर आप जानते ही हैं, तो वहां पे 84 क्षेत्र जो है वो आता है। अगला है बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है, क्या कहलाता है बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य? झूम, रिझुम, होम या धूम? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धूम। याद रखना आपको, बौद्ध क्षेत्रों में जो लामा नृत्य है उसे धूम के नाम से जाना जाता है। अगला है चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? हिस्ट्री से, इतिहास के रिलेटेड क्वेश्चन अब आ चुके हैं, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? हड़प्पा, लोथल, कोरदीजी या ये सभी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोथल। याद रखना आपको, लोथल हो गया ये आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया, ठीक है, चहुंदड़ो आ गया, और भी आपके पास काफी ज्यादा जो है यहाँ पर क्षेत्र ऐसे हैं और हड़प्पा स्थल ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है आपके पास, आपको याद रखने हैं। अगला है किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? नंदी सूत्र में, छाया सूत्र में, मूल सूत्र में, या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूल सूत्र में। अगला है औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? जो अर्लीस्ट मेंशन है मेडिसिन का वो किस में ढूंढा जा सकता है सर्वारंभिक उल्लेख? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में जो है सर्वारंभिक यानी कि अर्लीस्ट मेंशन जो है मेडिसिन का मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? चांदी का, ताम्र का, स्वर्ण का या लोह तथा इस्पात? गुप्त काल में, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, जानते ही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा विकसित हुई थी इस समय भी सभ्यता। तो बताइए जल्दी से। सो इसका सही उत्तर है लोह तथा इस्पात। लोह तथा इस्पात जो है उसका निर्यात जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता था। अगला प्रश्न है बुद्ध शब्द का आशय है? एक, परिमोचक से, विजेता से, ज्ञान संपन्न से या तपस्वी से? बुद्ध शब्द का आशय किससे है? एक, परिमोचक से, विजेता से, ज्ञान संपन्न या जो आपके पास तपस्वी है उनसे। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ज्ञान संपन्न, ठीक है, एनलाइटमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? वाराणसी ने, मथुरा ने, कनौज ने या फिर पाटलिपुत्र ने? गुप्त काल में किस शहर ने अपनी जो है महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी? जल्दी से बताइए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र ने, ठीक है, जो आपके पास पोस्ट गुप्त पीरियड था। प्री गुप्त पीरियड आपके पास आता है, मिड गुप्त पीरियड आपके पास आता है, इसके अलावा आपके पास जो पोस्ट गुप्त पीरियड है, तो ये 3 पीरियड आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है ध्रुवसेन कहां का शासक था? कन्नौज का, काठियावाड़ का, गुजरात का या अवध का? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काठियावाड़ का। सो इस तरह के एडवांस लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। जो क्लर्क का एग्जाम रहेगा आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। जेओ का क्या हुआ आप जानते ही हैं, तो इसी तरह आपको जो है क्लर्क में भी काफी ज्यादा डीपली जो है जीके पढ़ना पड़ेगा। अगला है सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? विनय सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन? सो सेन राजवंश का जो संस्थापक था वो था विजय सेन। अगला है एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? किसने अपने को स्वयं जो है वो खलीफा घोषित किया था? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी ने जो था वो स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। अगला है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? रामराय, देवराय प्रथम, सदाशिव राय या तिरुमाला?
तालीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर का महाराजा था वो कौन था? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय जो था वो महाराजा था उसमें विजयनगर का। अगला है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा? दीन इलाही, तौहीद इलाही, फतवा अकबर या ए और बी दोनों? जो सूफियाना मत जो है वो प्रस्तुत किया था उसे अकबर ने क्या कहा था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दीन इलाही। ठीक है, सूफियाना मत, अकबर के द्वारा जो सूफियाना मत प्रस्तुत किया गया था उसे दीन इलाही कहा था अकबर ने। अगला है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? मामा जी का, चाचा जी, पिता या फिर माता? जो शिवाजी के चरित्र था, अब देखिए आपने बचपन से ही पढ़ा होगा शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर उल्लेख होता है उनकी माता जीजाबाई का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि उनके चरित्र गठन पर जो सबसे विशेष प्रभाव पड़ा था उनकी माता जीजाबाई का ही पड़ा था। अगला है, न्याय की जंजीर का संबंध था अकबर से, शाहजहां से, शेरशाह से या जहांगीर से? न्याय की जंजीर, जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांगीर से, न्याय की जंजीर। अगला है, जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? जरतुश्त धर्म का प्रभाव, जल्दी से बताइए। गुजरातियों द्वारा, पारसियों द्वारा, आर्यों द्वारा या तुर्कों द्वारा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पारसियों द्वारा। जरतुश्त धर्म का प्रभाव जो था भारत में पारसियों समुदाय द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था उद्योगपतियों का, जमींदारों का, व्यापारियों का या साहूकारों का? जो ब्रिटिश कालीन भारत था उस समय का जो बंगाल का मध्य वर्ग था वो मुख्यतः क्या बना था? ठीक है, मिडिल क्लास जो थे। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जमींदारों का, क्योंकि जमींदारी प्रथा जो है वो बंगाल में काफी ज्यादा विकसित हो चुकी थी ब्रिटिश कालीन भारत की अगर हम बात करें। ठीक है, उस समय बंगाल में अगर बात करें तो अफीम की खेती भी काफी ज्यादा होती थी, तो उस समय तक जमींदार जितने भी मिडिल क्लास थे मैक्सिमम जो आपके पास मुख्यतः जो बना था, ठीक है, वो जमींदार ही बने थे। अगला है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे राजनारायण बोस, बीसी चैटर्जी, विष्णु गंगाधर तिलक या बाल गंगाधर तिलक? अतिवादियों में सर्वाधिक जो उत्कृष्ट नेता थे वो कौन थे? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, अल्फ्रेड लॉयल द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा या लॉर्ड कर्जन द्वारा? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो था वो बंगाल का विभाजन किया जाना चाहा गया था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? दुश्मनीपूर्ण था, तटस्थ था, सहानुभूति था या फिर सक्रिय मदद थी? जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान अंग्रेजों के प्रति जो भारत का रवैया था वो कैसा था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सक्रिय मदद। ठीक है, एक्टिव हेल्प का था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सो अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? जो संविधान सभा थी उसने किसको अपना जो है वो स्थायी सदस्य चुना था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो किस वर्ष जो है उसका प्रथम सम्मेलन हुआ था? 1983 में, 1984 में, 1985 या 1986 में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1983 में। 1983 में जो है फर्स्ट टाइम जो है वो प्रथम सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बी या सी दोनों? जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं वो कौन सी होती है? इग्नियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक कायांतरित शैल होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैल या बी और सी दोनों? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है, आपको आना ही चाहिए, क्लर्क के एग्जाम में ये पूछा गया है। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय शैल जो आपके पास रहती है वो प्राइमरी रॉक्स कहलाती है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? यानी कि जितनी भी भूकंपीय तरंगें हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, उनमें से सबसे जो है वो फास्टेस्ट तीव्र जो है जो आपके पास गमन करती है वो कौन सी है? प्राथमिक तरंगें हैं, द्वितीयक तरंगें हैं, पृष्ठ तरंगें हैं या अनुदैर्ध्य तरंगें हैं? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है आपके पास अर्थक्वेक वेव्स में से, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकेंडरी वेव्स आती है, सरफेस वेव्स आपकी जनरेट होती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपके पास जो रहती है अनुदैर्ध्य तरंगे वो भी इसी तरह से जो ट्रेवल करती है। तो अलग अलग यहाँ पे इसका केसेस रहते हैं वो आपको याद रखने, बट सबसे जो तीव्र रहती है वो प्राथमिक तरंगे रहती है। अगला है निम्न में से किसे थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? क्यूमुल्स को या फिर स्ट्रेटस को, क्यूमुलोनिम्बस को या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्यूमुलोनिम्बस। जो आपके पास थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स है ना, आपको यह इतना याद रखना है, जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स हैं वो क्यूमुलोनिम्बस से हम कहते हैं, ठीक है, यहीं से आप याद रख सकते हैं। अगला है सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है? हरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून या विली विली? जो सबसे है तो सबसे स्मॉल बट सबसे विनाशकारी है आपके पास। राइट आंसर टोर्नाडो। टोर्नाडो जो है वो इन सभी में से, हरिकेन की बात करें, टाइफून, विली विली की बात करें, इन सब में जो है वो सबसे छोटी है बट सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो मानी जाती है। अगला है सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं? ग्यूयोट्स, रिफ्स, शोल्स, बैंक्स? जो फ्लैट टॉप सी माउंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा टफ प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए भूगोल से, और ये आपको बता दूं मैं पोस्ट कोड 484 के तहत, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आया था, तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके समक्ष। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्यूयोट्स, ठीक है। ग्यूयोट्स जो है वो फ्लैट टॉप सी माउंट्स को जो हम कहते हैं। अगला है द हाईएस्ट, सर्वाधिक लवणता मिलती है किसमें मिलती है? भूमध्य सागर में, बाल्टिक सागर में, लाल सागर में या फिर ओखोत्स्क सागर में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल सागर में, रेड सी में जो है हाईएस्ट सॉलिनिटी जो है वो पाई जाती है। अगला है द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज? पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है? रेतीली दोमट, दोमट का जो आपके पास मृदिकाम्य या दोमट या फिर गाद? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, दोमट, लोम जिसे हम कहते हैं। अब लोम क्या होता है? लोम कॉम्बिनेशन होता है आपके पास जिसमें रेत भी मिली होती है, सिल्ट भी मिली होती है और क्ले भी मिली होती है, ठीक है। तो सैंड, क्ले और सिल्ट, इन तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? लोम बनता है, और उसे जिसे हम दोमट भी कहते हैं। तो ये पादप वृद्धि के लिए सबसे सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? मेंढक, सर्प, कीट या बकरी? तो इसका आसान सा तरीका है, आपको याद रखना है डी, ऑप्शन डी, ठीक है। बकरी जो इसमें नहीं होगा, क्योंकि मेंढक, सर्प और कीट जो है वो समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है, परंतु इसमें बकरी जो है वो नहीं आती है। अगला है निम्नलिखित में से क्या निर्विनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, भूस्खलन या बाढ़? जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन है ना, उसका जो है वो कौन सा एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, भूस्खलन या बाढ़? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एसिड रेन्स, अम्ल वर्षा। बाकी जो मरुस्थलीकरण है, भूस्खलन है और बाढ़ है, जो आपके पास एडवर्स इफेक्ट है किसका? डिफोरेस्टेशन का, ठीक है। निर्वनीकरण जो आपके पास हो रहा है आजकल भी काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसी कारण जो आपके पास मरुस्थलीकरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, परंतु जो अम्ल वर्षा है वो इसके कारण नहीं होती है, इसका कुछ अलग ही केस रहता है। अगला है स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है? अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, निर्जलीय प्रदेश की, आर्द्र प्रदेश की या सूखे प्रदेश की? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, ठीक है। जो स्टेपी है वो लाक्षणिक वनस्पति है अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। तो ये आपके पास जो है महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है एडवांस लेवल के भी, इसमें हमने आपसे प्रश्न पूछे, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वो भी आपके पास प्रश्न रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो है वो फुल डिटेल वाइज क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपके पास जो है वो क्लर्क के लिए रीजनिंग सेक्शन भी रहने वाली है, ठीक है। तो आप जो है
इन ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल भी बस छोड़ना, स्किप मत करना। रीजनिंग सेक्शन इसके बाद आपकी रहेगी, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जो सेंटेंस मेकिंग आपके आते हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा हम सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा ट्रिक्स के साथ हिमाचल प्रदेश जीके भी हम आपके लिए लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे ट्रिक्स के साथ ही हम आपके लिए बाकी जीके भी लेकर आए, बट बाकी जीके काफी ज्यादा विस्तृत है, काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए जीके आपके पास ट्रिक्स टाइप जो है याद कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। सो हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके जो आपके पास रहेगा उसके लिए ट्रिक्स लेकर आए, जिससे आपको उसकी झीलें, नदियां, जो भी है दर्रे, सब कुछ आपको याद रखने में आसानी हो। फिलहाल के लिए दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दे, साथ में हमारे चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग हमारे साथ जुड़ सके। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यही समय, अगर आप इस समय में जो है बाकी लोगों से आगे निकल गए तो आप जो है काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे। और 100% यहाँ पर जब भी आपके पास जॉब्स आएंगी, क्योंकि ये तो तय है, अगर अभी जॉब नहीं, 1 साल जॉब नहीं है, 2 साल जॉब नहीं है, तो बिल्कुल आपके पास जो है कभी ना कभी तो जॉब जब आएंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में आएंगे, और तब अगर आपकी तैयारी होगी तो आप आसानी से कोई भी जॉब जो है वो क्रैक कर पाओगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और ऐसी महत्वपूर्ण जो है तैयारी के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।